आपका 10 पॉइंट्स में। फ्रेंड्स आज से हम 67 बीपीएससी के लिए कुछ मेंस आंसर राइटिंग करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता हुआ कि बीपीएससी के सिलेबस के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। बीपीएससी के एग्जाम मेंस एग्जाम के लिए तीन पैटर्न है। बीपीएससी मेंस का आप लोग को सिलेबस पता ही होगा। जैसे 3 पेपर का एग्जाम होता है, पेपर 1, पेपर 2 तथा पेपर 3। पेपर 1 यानी जीएस 1 में आपको मिड हिस्ट्री से जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में मिड हिस्ट्री से 1850 या 57 के बाद का जो क्वेश्चन है, जैसे 1857 से क्वेश्चन उसमें पूछता है हिस्ट्री से। उसके बाद आएंगे तो उसी हिस्ट्री में ही आता है आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आएगा। जैसे 3 आर्ट हो गया, पाल कला, मौर्य कला, उसके बाद आपको आ जाएगा मधुबनी कला, उससे क्वेश्चन आता है। फिर आप आगे आएंगे तो देखेंगे कि विद्रोह से आता है, जैसे संथाल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, किसान विद्रोह, इस सबसे क्वेश्चन आता है। उसके बाद आप उसके सेकेंड पार्ट में आएंगे तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से क्वेश्चन आता है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे थर्ड पार्ट में, उसमें आता है आपको स्टैटिस्टिक मैथ से क्वेश्चन आता है। तो जीएस पेपर 1 का मैं अभी ये सिलेबस बताई थी। जीएस पेपर 1 से जो कला का मतलब कला पोर्शन है, कला पोर्शन में जैसे मौर्य कला हो गया, पाल कला हो गया, उसके बाद हो गया मधुबनी कला, इससे क्वेश्चन, ये तीनों टॉपिक से प्रत्येक वर्ष एक न एक क्वेश्चन रहता ही है। तो चलिए हम आज एक मौर्य कला के बारे में देख ले रहे हैं। तो आज से हम बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को मौर्य कला के बारे में कुछ बता दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आंसर राइटिंग करना शुरू करें। जैसे मौर्य कला, थोड़ा सा उसके बारे में, मौर्य कला का जो मॉडल एक होता है ना कि हाँ कितना कैसे, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आप लोगों को बता दे रही हूँ। और उसके बाद से आप खुद से कुछ बुक पढ़ेंगे। उसके बाद से मैं कल से क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। एक क्वेश्चन दूंगी, उसके बाद आप लोग लिख करके रखे रहिएगा। उसके बाद से मैं उसका मॉडल आंसर बताऊंगी। ओके, तो मौर्य कला देख लेते हैं। मौर्य कला क्या था? मौर्य कला के बारे में थोड़ा सा हम लोग समान परिचय देखेंगे। परिचय के बाद ये देखेंगे कि कला के विभिन्न रूप क्या रहा है, विभिन्न रूप के बारे में, उसके बारे में लास्ट में जाकर के समीक्षा कर लेंगे। तो कला के विभिन्न रूप में कुछ प्रमुख कला भी रहे हैं, कुछ अन्य भी कला रहे हैं। जैसे प्रमुख कला में आप यहाँ पे देखेंगे कि स्थापत्य कला, फिर यहाँ पे देखेंगे मूर्ति कला, 2 प्रमुख कला रहा है। तो फिर स्थापत्य कला में देखेंगे यहाँ पे राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, विहार। राजप्रसाद जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में शुरू हुआ था। स्तंभ की शुरुआत के काल में शुरू हुआ है, अशोक के द्वारा सबसे पहले स्तंभ निर्माण शुरू हुआ। उसके बाद स्तूप देखेंगे तो ये मौर्य वंश से पहले से ही रहा है स्तूप। उसके बाद मौर्य वंश में आने के बाद इसको एक बृहत रूप मिला। फिर आप देखेंगे बिहार, जैसे आप लोगों को पता ही होगा आजीविकों के रहने के लिए बिहार का निर्माण कराया गया था, ये सब। तो इसके बारे में देख लेंगे जो स्थापत्य कला में आएगा। फिर हम देखेंगे मूर्ति कला। मूर्ति कला में कुछ है जो स्तंभ, अशोक द्वारा जो निर्मित किया गया था स्तंभ, उस स्तंभ के ऊपर कुछ चिन्ह बनाया गया था स्तंभ के ऊपर, तो वो राजकीय कला से संबंधित था। फिर स्वतंत्र रूप से भी कुछ लोक कला रहा है, इसके बारे में देख लेंगे। फिर से अदर में देखेंगे, अन्य में जो मृदभांड मिला है मौर्य कला में, उसके बारे में देख लेंगे। फिर देखेंगे घेरेदार कुआं मिला है, इसके बारे में देख लें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आपको क्या बोलते हैं परिचय देंगे, उतना ही एग्जामिनर आपके कॉपी की तरफ अट्रैक्टिव होगा उतना ही मतलब आपके कॉपी की तरफ अट्रैक्टिव होगा, उसको मतलब कॉपी जांच करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। परिचय में आप ये लिखेंगे कि कला किसी काल की मानवीय कल्पनाओं के मूर्त रूप को प्रदर्शित करता है। भारतीय इतिहास में कला परंपरा का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रारंभ हुआ, परंतु अस्थायी एवं निरंतर कला परंपरा का विकास मौर्य काल से ही माना जाता है, क्योंकि मौर्य काल से पूर्व लकड़ी एवं मिट्टी के कला रूपों का विकास हुआ, जिसमें निरंतरता का अभाव रहा है। मतलब भारत में कला का तो विकास हो गया था सिंधु घाटी सभ्यता से ही,
लेकिन अगर उसको अस्थाई और मूर्त रूप देखेंगे, उसकी शुरुआत हुई है अब मौर्य कला से, मौर्य काल से। क्योंकि मौर्य काल में जो भी कला में, स्थापत्य कला में या जो भी कला मिला है उसमें पत्थर का प्रयोग किया गया है। उसके पहले जो भी कला मिला है उसमें या तो लकड़ी का मिला है और नहीं तो कच्ची मीट का जो घर ये सब मिला है, तो उनका अवशेष लकड़ी और मिट्टी के रहने के कारण अभी उतना मिल पाना संभव नहीं है। लकड़ी और मिट्टी मिट्टी के होने के कारण उसका एक उसमें निरंतरता का अभाव देखा गया है। तो थोड़ा सा आप उसके परिचय के बारे में लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि मौर्य कला शैली जहाँ स्थानीय एवं भारतीय परंपरा शैली, वहीं विदेशी ईरानी शैली की सम्मिलित रूप में प्रदर्शित करते हैं। यानी जो मौर्य कला शैली है, एक और भारतीय जो स्थानीय एवं भारतीय परंपरा शैली उसमें है, तो वहीं दूसरी ओर देखेंगे तो इसमें ईरानी शैली का भी कुछ रूप देखने को मिलता है, तो इसका सम्मिलित रूप प्रदर्शित करता है। परंतु इसमें कहाँ तक ईरानी प्रभाव है, यह एक विमर्श का विषय है। ओके, इतना लिखने के बाद आप जो परिचय है इतना लिख देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर लिखेंगे कला समीक्षकों के अनुसार मौर्य काल में समृद्ध राजनीतिक स्थिति में कला के विविध रूपों का विकास हुआ। क्योंकि मौर्य काल में समृद्ध राजनीतिक स्थिति थी, उसके कारण उसका भी एक कारण था मौर्य काल में कला को विकसित होने का। तो मौर्य काल में समृद्ध राजनीतिक स्थिति में कला के विविध रूपों का विकास हुआ। राजकीय संरक्षण में जहाँ स्थापत्य कला को प्रधानता दी गई, तो वहीं स्थानीय लोक कला में मूर्ति कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। मतलब जो राजकीय संरक्षण में कलाकार थे उन्होंने स्थापत्य कला पे ध्यान दिया, तो वहीं जो स्थानीय लोक कलाकार थे, जो स्वतंत्र रूप से कलाकार थे, वो उन्होंने मूर्ति कला पर अपना ध्यान मूर्ति कला पे ध्यान दिया। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम स्थापत्य कला। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हम स्थापत्य कला के बारे में कि स्थापत्य कला क्या था। तो स्थापत्य कला में आप लिखेंगे कि शक्तिशाली केंद्रीय शासन व्यवस्था के दौरान स्थापत्य कला के विविध रूप जैसे राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप एवं विहार का अभूतपूर्व विकास हुआ। तो राजप्रसाद देखते हैं। राजप्रसाद जो है मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित राजप्रसाद पाटलिपुत्र में स्थित अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। राजप्रसाद क्या था, एक राजभवन था। ठीक है, तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जिसकी जो अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। ये जो राजप्रसाद था 84 स्तंभों वाला सभा भवन था। सॉरी, यहाँ पे फर्श मैं काट दी हूँ, यहाँ पे फर्श होगा लकड़ी के फर्श एवं इसका छत था। यानी जो 84 स्तंभ वाला राजप्रसाद था, इसका फर्श एवं छत दोनों लकड़ी का था और यह 140 फीट लंबा, 120 फीट चौड़ा राजप्रसाद की प्रमुख विशेषता है। यानी क्या था, ये 84 स्तंभों वाला एक सभा भवन था जो जिसका लकड़ी का फर्श एवं छत था और ये 140 फीट लंबा था तथा 180 फीट चौड़ा था। चलिए आगे देख लेते हैं कि कुछ जो यात्री थी या कुछ इतिहासकार थी, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था उसका वर्णन किया है। जैसे यूनानी यात्री थे एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था इसकी भव्यता को देखते हुए सूसा एवं एकबत्ना जो मध्य एशिया के शासक थे उनके राजप्रसाद से की है। वहीं चीनी यात्री फाहियान को आप देखेंगे तो फाहियान ने तो इसकी तुलना देवताओं द्वारा निर्मित राजप्रसाद से किया है। और उसी समय मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में इसकी वर्णन करते हुए कहा है कि नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार थी, बीच बीच में तीर चलाने के लिए छिद्र तथा प्राचीर के चारों ओर यानी उन दीवारों के चारों ओर 60 फुट गहरी और 600 फुट चौड़ी खाई थी। नगर में आने जाने के लिए 64 द्वार तथा 570 बुर्ज थे। तो कुछ यात्री का वर्णन भी लिख देंगे, कुछ इतिहासकार और यात्री जो थे इनका वर्णन किया है। फिर आप उसके बाद आएंगे स्तंभ में। स्तंभ में लिखेंगे स्तंभ कला परंपरा का विकास भारत में मौर्य काल से ही प्रारंभ हुआ है।
इन स्तंभ कला का प्रारंभ कब से हुआ है? मौर्य काल से। अशोक ने इसका निर्माण मुख्यतः धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया था। यानी अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसका निर्माण करवाया था। किसका? स्तंभ का। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में पहले स्तंभ के बारे में देख लेते हैं। स्तंभ क्या था? तो स्तंभ कला परंपरा का विकास भारत में मौर्य काल से ही प्रारंभ हुआ है। अशोक ने इसका निर्माण मुख्यतः धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करवाया और भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में स्थापित करवाया। यानी जो स्तंभ का निर्माण शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ है? तो मौर्य काल से इसका निर्माण शुरू हुआ और इसको अशोक ने बनवाया था सबसे पहले धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इन स्तंभों की कुछ विशेषता रही है, देख लेते विशेषता क्या क्या है। पहला तो ये है कि एकाश्म पत्थर से बना है, यानी ये जो स्तंभ बनाया गया है इसमें कहीं से भी जोड़ नहीं है, एकाश्म पत्थर से इसको बनाया गया है। दूसरा है चुनार एवं मथुरा का जो लाल बलुआ पत्थर है उसके द्वारा इनका निर्माण किया गया है। फिर इन पे एक चमकदार पॉलिश का प्रयोग हुआ है। इसकी संरचना और इसको आप जैसे इसकी विशेषता लिखने के बाद आप इसको लिख सकते हैं कि इसकी संरचनात्मक विशेषता को निम्न आकृति में देख सकते हैं। आप आकृति बना करके भी दिखा सकते हैं, जैसे एक स्तंभ पिलर बना दिए और उस पे उसका फिगर बना करके, जैसे ऊपर पशु आकृति होता था तो पशु आकृति, उसके जस्ट नीचे एक चौकी, फिर एक कंठ जैसा होता था कंठ, और उल्टा कमल रहता था तो उल्टा कमल का फिगर है, फिर इस मेखला है और ये एक तना है। ऐसे आप आकृति बना देंगे। जैसे सिंह, यहाँ पे जो पशु आकृति, तो पशु आकृति कहाँ कहाँ से मिला है? तो सिंह कहाँ से मिला है? लौरिया नंदनगढ़ से मिला है। हाथी का चित्र मिला है संकिसा यूपी से। फिर बैल का आप देखेंगे तो लौरिया अरेराज रामपुरवा से मिला है। ओके, तो ये आपका स्तंभ का हो गया। फिर देखते हैं किसका? स्तूप का। स्तूप कला रूप का निर्माण मौर्य काल से पहले से चला आ रहा था, पर इसे सुव्यवस्थित या व्यवस्थित संरचनात्मक रूप मौर्य काल के दौरान ही प्राप्त हुआ है। इन स्तूप कला का निर्माण मौर्य कला से पहले से चला आ रहा है, लेकिन व्यवस्थित इसका संरचनात्मक रूप देखेंगे अब तो मौर्य काल से ही प्राप्त हुआ है। स्तूप वास्तव में बौद्ध धर्म से जुड़ा एक धार्मिक स्थल है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार आप देखेंगे तो अशोक ने 84 बौद्ध ग्रंथ में अगर आप देखते हैं तो उसमें बताया गया कि अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। हालांकि इसकी प्रामाणिकता भी संदिग्ध है, फिर भी जैसे आप देख सकते हैं सांची के स्तूप, भरूच स्तूप, केसरिया स्तूप मौर्य काल में बने प्रमुख स्तूप है जो इसकी संरचना। फिर भी आप देख सकते हैं जैसे सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, भरूच स्तूप, फिर से केसरिया स्तूप जो बिहार में है। इससे मौर्य काल में बने कुछ प्रमुख स्तूप है, इससे इसकी प्रामाणिकता को देख सकते हैं। और इस आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे इसकी संरचनात्मक विशेषता को निम्न आकृति में देख सकते हैं। एक आकृति बना देंगे ऐसे स्तूप का, ठीक है। फिर अब देख लेते हैं बिहार क्या था? तो बिहार मुख्यतः भिक्षुओं के निवास के केंद्र होते थे। जो भिक्षु थे, बौद्ध धर्म हो गया या और भी जितने भी भिक्षुक थे, उनका निवास स्थल होता था क्या? बिहार। मुख्य केंद्र होता था। मौर्य काल में पहाड़ों को काटकर गुफा का निर्माण करवाया गया था। जैसे आप देखेंगे गया के बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी में गुफा विहार के प्रमाण मिले हैं। फिर इनका निर्माण मुख्यतः अशोक एवं उनके पौत्र दशरथ थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। फिर आप देखेंगे सुदामा, कौंचौपार, गोपी, वडथिका, विश्व झोपड़ी आदि इन विहारों के कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। ये गुहा विहार वर्गाकार या आयताकार रूप में बने होते थे, जिनके दीवारों एवं छत पर चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया जाता था। तो विहार क्या था? भिक्षुकों का निवास स्थान था, जो अशोक और उनके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्माण करवाया गया था, जिनके कुछ उदाहरण आप देख लेंगे जो वहां पे दिया ही है। फिर आगे देखेंगे मूर्ति कला। मूर्ति कला क्या था? तो एक तो हम लोग स्थापत्य कला देख लिए, उसके बाद देखते हैं मूर्ति कला। मूर्ति कला जो था मौर्य काल के दौरान मूर्ति कला के रूप में भी कुछ कला का अभूतपूर्व विकास हुआ है।
इस काल में विकसित मूर्ति कला को 2 भागों या 2 वर्गों में विभाजित करके देखा जा सकता है। देखिए, पहला है स्तंभ के ऊपर। तो स्तंभ के ऊपर देख लेते हैं पहले। तो स्तंभ के ऊपर जो मूर्ति कला का विकास हुआ है वो राजकीय संरक्षण में हुआ है। यानी जो राजकीय कलाकार थे उनके द्वारा स्तंभ के ऊपर मूर्ति कला का विकास किया गया, उनके द्वारा उसमें उसका निर्माण किया गया है। इसमें मुख्यतः देखेंगे तो आपको जो पशुओं की आकृति मिली है, पशुओं की आकृति की प्रधानता दी गई है। जैसे सिंह, हाथी, बैल आदि उसमें प्रमुख थे। इसमें सबसे प्रमुख देखेंगे तो आप शेर की मूर्ति मिली है जो सारनाथ स्तंभ से प्राप्त हुआ है। ये जो सारनाथ स्तंभ से शेर की मूर्ति मिली है, 4 शेरों की कलात्मक मूर्ति है। कला का अद्भुत रूप को प्रदर्शित करता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता आप सारनाथ से जो शेर की मूर्ति मिली है, इसकी अगर सबसे प्रमुख विशेषता आप देखेंगे, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्वतंत्रता के उपरांत शेर की आकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। यानी इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्वतंत्रता के बाद इस शेर को हम राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया है। इस तथा इसके नीचे जो 24 तीलियों वाला चक्र बनाया गया है, उस 24 तीर वाले चक्र को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में अंकित किया गया है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषता है। कुछ प्रमुख स्तंभ देख लेंगे, जैसे जहाँ से पशु मूर्ति मिली है। जैसे आप देखेंगे सिंह कहाँ से मिला है, तो दौड़िया नंदनगढ़ से, फिर से सारनाथ से मिला है। हाथी को देखेंगे तो हाथी संकिसा यूपी से मिला है, संकिसा यूपी में है। फिर देखेंगे आप बैल को, तो बैल मिला है लौरिया अरेरा से और रामपुरवा से। तो अगला देख लेते हैं स्वतंत्र रूप से विकसित मूर्ति कला। तो स्वतंत्र रूप से विकसित मूर्ति कला क्या था कि केंद्रीय संरक्षण के अतिरिक्त मौर्य काल में स्थानीय स्तर पर भी मूर्ति कला का अभूतपूर्व विकास हुआ है। यानी जो केंद्रीय संरक्षण में थे उनके अतिरिक्त भी स्थानीय स्तर पर मूर्ति कला का विकास हुआ है। स्थानीय स्तर पर निर्मित कुछ मूर्ति कला देखेंगे, जैसे यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिला है जो लोक प्रतीक का सूचक था। आगे चल करके देवी देवताओं के रूप में ये विकसित हुआ यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। कलात्मक रूप से निर्मित ये मूर्तियां अपने आप जीवंत प्रतीत होती है। इन पर की गई चमकदार पॉलिश इन्हें और सुंदर और रूप प्रदान करता है। यानी इस पे यक्ष यक्षिणी पे जो चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया गया है, इससे इनकी सुंदरता और निखरती है। आगे देखेंगे इनके कुछ प्रमुख साक्ष्यों को भी आप देख सकते हैं। कुछ कहाँ से इनका यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिला है, तो देखेंगे आप दीदारगंज पटना में पड़ता है, यहाँ से यक्षिणी की मूर्ति मिली है। फिर से देखेंगे आप बुलंदी बाग भी पटना में ही है, यहाँ से नारी एवं बालक की मूर्ति मिला है। फिर लोहानीपुर भी पटना में ही है, यहाँ से जैन तीर्थकर के मूर्ति मिला है। फिर देखेंगे परखम कहाँ है, तो परखम मथुरा में है, मथुरा में यहाँ से यक्ष की मूर्ति मिला है। फिर सब देखेंगे धौली जो उड़ीसा में पड़ता है, ओडिशा में। फिर आगे देखेंगे धौली जो ओडिशा में पड़ता है, यहाँ से हाथी की मूर्ति मिली है। तो ये कुछ जो लोक कला से निर्मित लोक कला के द्वारा बनाया गया था, स्थानीय लोक। तो इस प्रकार आप देखेंगे जो स्थानीय कलाकार थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो स्थानीय कलाकारों के द्वारा भी कुछ इस प्रकार आप देखेंगे कि केंद्रीय संरक्षण के अतिरिक्त भी स्थानीय स्तर पर लोक कला का विकास हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख लिए हैं। फिर अगला देखेंगे, चलिए अन्य में देख लेते हैं। अन्य में क्या है कि स्थापत्य मूर्ति कला के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर कला के अन्य रूपों का भी विकास हुआ है। यानी एक मुख्य हम लोग कला देखे थे जैसे स्थापत्य मूर्ति कला, उसके अलावा भी हम देखेंगे तो स्थानीय स्तर पर भी कला का विकास हुआ है। जैसे मौर्य काल के दौरान आप देखते होंगे मृदभांड के भी कई अवशेष मिले हैं जो बिहार और भारत के अन्य भागों से भी प्राप्त हुआ है। फिर देखेंगे मौर्य काल में निर्मित उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड कला के सुंदर रूप को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर निर्मित घेरेदार कुएं भी कला के विशेष रूप को प्रदर्शित करता है। यानी जो स्थापत्य मूर्ति कला के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर कला का विकास हुआ है, उसमें आप मृदभांड और घेरेदार कुएं और घेरेदार कुएं का जो अवशेष मिला है वो भी स्थानीय स्तर की एक महत्वपूर्ण। चलिए मौर्य काल में कुछ आलोचना भी दिया गया है। मौर्य कला के बारे में कुछ आलोचनात्मक तथ्य भी हैं। जैसे कुछ प्रसिद्ध विद्वान हैं जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन जैसे कुछ प्रसिद्ध विद्वान मौर्य काल को ईरानी कला की देन मानते हैं।
फिर से मौर्यकालीन राजप्रसाद को ईरान के जो अहमनिया वंश थे उनके द्वारा निर्मित राजप्रसाद के नकल मानते हैं लोग, कुछ इतिहासकार। मौर्य काल में जो स्तंभ परंपरा का प्रयोग किया गया है उसे भी ईरानी स्तंभ परंपरा की नकल मानते हैं। तो चलिए हम मौर्य कला और ईरानी कला में कुछ अंतर देख लेते हैं जिससे हम ये स्पष्ट कर पाएंगे। चलिए तो मौर्य कला एवं ईरानी कला में कुछ अंतर देख लेते हैं जिससे हम ये स्पष्ट कर पाएंगे कि इसमें इन दोनों में क्या अंतर रहा है, या रियल में हम ईरानी परंपरा का ही, ईरानी कला का ही प्रयोग किया गया है मौर्य कला में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राजप्रसाद, जो मौर्य कला में राजप्रसाद में लकड़ी एवं पत्थर का प्रयोग किया गया है, वहीं ईरानी कला में आप देखेंगे तो ओनली वन पत्थर का प्रयोग किया गया है। और मौर्य कला में क्या है, मौर्य कला में लकड़ी और पत्थर दोनों का प्रयोग किया गया है। वहीं देखेंगे तो जो मौर्य कला है उसमें जो स्तंभ का प्रयोग किया गया है, उस स्तंभ में एकाश्म पत्थर का प्रयोग किया गया है। वहीं जो ईरानी कला है इनमें जो पत्थर का प्रयोग किया गया है, इन पत्थरों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है। और जो मौर्य कला है उसमें क्या है, एकाश्म पत्थर, एक पत्थर से ही इसका निर्माण किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। मौर्य कला का जो स्तंभ है वो सपाट एवं चिकना है। वहीं आप ईरानी कला का देखेंगे तो दरारीदार है। फिर देखेंगे मौर्य कला में तो इसके स्तंभ के ऊपर उल्टा कमल बना हुआ है। वहीं आप ईरान के स्तंभ के ऊपर देखेंगे तो इसमें उल्टा घंटी बना हुआ है, वो घंटी का चित्र बना हुआ है। वहीं आप देखेंगे मौर्य कला में तो मौर्य कला के ऊपर पशु की आकृति बनाया गया है। तो ईरानी कला में देखेंगे तो मानव की आकृति बनाया गया है। फिर अब देखेंगे कि मौर्य कला में स्तंभ के नीचे चौकीदार आधार का अभाव है। तो वहीं आप देखेंगे इसमें ईरानी कला में कि ईरानी कला जो था चौकी, ईरानी कला के नीचे स्तंभ के नीचे चौकी का आधार बना हुआ है। तो अब इन सारे अंतर को देखने के बाद एक निष्कर्ष लिख सकते हैं, समीक्षा या निष्कर्ष, कि मौर्य कला भारतीय इतिहास में राजनीतिक एकीकरण के दौर का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। मतलब जैसे आप देखेंगे कि मौर्य काल जो है, मौर्य काल को जैसे हम भारतीय इतिहास में राजनीतिक एकीकरण का दौर, राजनीतिक एकीकरण के दौर का प्रारंभिक बिंदु मानते हैं, उसी प्रकार मौर्य काल में जो विकसित मौर्य कला है उसे भी भारतीय कला परंपरा का प्रस्थान बिंदु मानते हैं। इस काल के दौरान विकसित कला परंपरा आज भी कला प्रेमियों के मध्य प्रेरणा का विषय बना हुआ है। इस तरह एक हम मॉडल आंसर देखें किसका, मौर्य कला का। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को, आप उस क्वेश्चन को लिख करके रखेंगे। उसके बाद कल मैं उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दूंगी। चलिए क्वेश्चन दे रही हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख करके रखेंगे और कल मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जैसे क्वेश्चन ये है कि मौर्य कला एवं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए और बिहार में मौर्य कला के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो आपको मौर्य कला में जो स्थापत्य कला है उस स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता के बारे में बताना है। उसके बाद बिहार में मौर्य कला का क्या प्रभाव रहा है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ओके।